हाँ, तो आ गई आप सभी बैक बेंचर्स के लिए इंग्लिश की बहुत तगड़ी क्लास। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बच्चे बस केवल ये 3 क्लास, और ये 3 क्लास आपका लगभग से लगभग 50 से 60 नंबर कैरी करा देगा, है ना। इंग्लिश से जो आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, हम कैसे तैयार करें, तो मेरे भाई आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमने सप्लीमेंट्री में केवल बच्चे निचोड़ निकाला है टॉप 20 क्वेश्चंस का। बच्चे इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हर बार यही आता है। और बच्चे मैं एक बार फिर दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप पढ़ के जाते हैं हमारी ये क्लास, तो आपको यकीनन इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये एक क्लास है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से क्लास देखने हैं। केवल आज रात आप मेरी क्लास के साथ बैठ के मेहनत कर लो बच्चे, आपका कल इंग्लिश का पेपर बहुत तगड़ा होगा। ठीक है बच्चे, बहुत ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए हम स्टार्ट करें अपने सेशन को। हाँ बच्चे, बट ये मत सोचना कि केवल बैक बेंचर्स के लिए है। अगर आप अच्छे बच्चे भी हैं और अगर आपने सिलेबस पढ़ा भी है तो ये जरूर से जरूर 20 क्वेश्चन देख के जाना ही जाना, क्योंकि बच्चे इसमें से क्वेश्चन आपको यकीनन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चे, हाँ क्या है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। यहाँ पे बच्चे हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, आंसर आप देख लेंगे और आपको इसको याद कर लेना है। मैं बहुत ज़्यादा आपको इसमें याद नहीं कराऊंगा। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वेयर वॉज इट सिचुएटेड, ये कहाँ पे स्थित था, मतलब थर्ड लेवल कहाँ पे था। तो बच्चे द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये बच्चे इस तरह से लिखना है, द थर्ड लेवल हाँ रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। बच्चे आप इसको हाईलाइट कर देंगे, जैसा मैंने आपको प्रोज वाली क्लास में बताया था, तो ये आप कर देंगे, इससे आपका बढ़िया तगड़ा नंबर मिलेगा। तो बच्चे द थर्ड लेवल रेफर्स टू द, ये याद रखना कि थर्ड लेवल कहाँ पे था बच्चे, क्या कर रहा था, रिफर्स टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये याद कर लो, ये कीवर्ड है, इन न्यूयॉर्क। तैयार इतना, आप कहेंगे हाँ सर। द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड कहाँ पे बच्चे, आप कहेंगे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। तैयार बच्चे। दो दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर, बच्चे ये एक्चुअल में वहां पे प्रेजेंट नहीं था, ये केवल और केवल चार्ली की एक परिकल्पना थी। ठीक है, दो द थर्ड लेवल वॉज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, मतलब वो वहां पे वास्तव में प्रेजेंट नहीं था, बट चार्ली क्लेम्ड इट टू बी प्रेजेंट देयर। लेकिन चार्ली, वो जो चार्ली था वो उसका दावा करता था कि वहां पे वो प्रेजेंट है। द थर्ड लेवल वॉज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। बच्चे ये हटा दो क्योंकि ये वाला हम पहले ही लिख चुके हैं, तो ये लो पहले आंसर आपका तैयार। द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, तो दो दिस सेंट्रल थर्ड लेवल वॉज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली। बच्चे थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा हो जा रहा है ना। जल्दबाजी मुझे इस वजह से है कि आपकी ये क्लास बहुत लंबी ना हो, है ना, छोटे से क्लास में आपका ये पूरा सप्लीमेंट्री कवर हो जाए। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट कौन था। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया। साइकेट्रिस्ट कौन था, तो सैम वाज चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मतलब जो सैम था वो था साइकेट्रिस्ट और वो चार्ली का फ्रेंड था। तो सैम वाज चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, यानी कि साइकेट्रिस्ट कौन था बच्चे, सैम था। ये याद कर लेना, सैम था, कौन था, सैम। और ये सैम किसका फ्रेंड था, चार्ली का फ्रेंड था। ही हैड बिलीव्ड, है ना, उसका मानना था दैट चार्ली हैड गॉट द विम्स ऑफ थर्ड लेवल एज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। यानी कि बच्चे इसको आप हाईलाइट कर देंगे, है ना, इसको डायरेक्ट इंग्लिश में याद कर लीजिए कि चार्ली हैड गॉट द विम्स ऑफ थर्ड लेवल एज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वॉकिंग विश ड्रीम फुलफिलमेंट। ये बच्चे हाईलाइट करना है, जिस पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ इसको आपको हाईलाइट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यही एग्जामिनर देखा और आपको पूरा बढ़िया मार्क्स इसमें देगा ही देगा। बस इसमें बच्चे आपको हाईलाइट करना, हाईलाइट कैसे, मतलब आप ब्लैक पेन से इसको लिख देंगे। ठीक है, ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, यानी उसका ये मानना था कि वो केवल और केवल सपने देख रहा है, यानी कि परिकल्पना कर रहा है ना। जैसे लोग होता है ना कि नींद में घूमने की आदत होती है और परिकल्पना करते रहते हैं, तो वैसे उसका मानना था ये। ठीक है, आगे बच्चे, साइड बाय साइड ही रिवील्ड दैट द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, है ना। बाद में होता है कि वो भी मानने को तैयार हो जाता है कि थर्ड लेवल वहाँ पे है, लेकिन ये एक्चुअल में सैम नहीं मानता है, ये चार्ली की परिकल्पना होती कि सैम भी मान जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम
हिज डल लाइफ। बच्चे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लो दूसरा आंसर मैंने आपको समझा दिया, याद भाई आपको करना है ना। अब ये नहीं, मैं आपको 20 क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, इतना सारा मैंने बोझ तुम्हारे सर से बिल्कुल हल्का कर दिया बच्चे। इस वजह से मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले दे देता तो सारे बच्चे केवल यही पढ़ के चले जाते, है ना। और फिर मान लो बाय द वे इसमें से ना आता तो कहते कि सर आपने जो पढ़ाया उसमें से तो आया ही नहीं। तो बच्चे इसको मैं लास्ट टाइम पे दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ ना हो तो आपके पास ये ऑप्शन पे 20 क्वेश्चंस आपके लिए ब्रह्मोस साबित हों। ठीक है बच्चे, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल। चार्ली थर्ड लेवल में कैसे इंटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। इसमें जितना लिखा हूं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। चार्ली कैसे इंटर करता है, तो बच्चे एक दिन होता क्या है, चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस। चार्ली अपने ऑफिस को लेट हो रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है, ही डिजायर्ड टू रीच होम अर्ली, है ना, यानी अपने ऑफिस से लेट निकलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ही डिजायर्ड टू रीच होम अर्ली, मतलब वो जल्दी अपने घर पे पहुंचने की कोशिश करता है कि मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। तो चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, मतलब अपने ऑफिस में लेट हो गया। ही डिजायर्ड टू रीच होम अर्ली, उसको भाई जल्दी घर जाना था। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल, यानी कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है क्या करने के लिए, टू कैच ए सबर्बन ट्रेन, यानी सबर्बन ट्रेन पकड़ने के लिए वो कहाँ जाता है बच्चे, आप कहेंगे सर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है। ही वॉज लॉस्ट इन ए कॉरिडोर, वो एक गलियारे में यानी एक कॉरिडोर में गायब हो जाता है ना। ही थॉट इट वॉज ए सेकेंड लेवल, यानी कि वो घूमते घूमते उसको पहले लगा कि यार ये सेकंड लेवल है, बट वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया था, थर्ड लेवल में पहुंच गया था। ठीक है बच्चे, देख लो, इसको फटाक से तैयार कर लेना। मैं केवल आपको क्वेश्चन आज दिखाने आया हूँ, क्वेश्चन देने आया हूँ, ना कि पूरा तैयार कराने। जैसे प्रोज वाली क्लास में मैंने बच्चे सारा तैयार करा दिया था, बट सप्लीमेंट्री के क्लास में बच्चे मैं तैयार नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। पढ़ना खुद से है, सैम लेटर टू चार्ली, यानी कि सैम ने चार्ली को अपने लेटर में क्या लिखा। तो सैम्स लेटर टू चार्ली, यानी सैम के लेटर ने चार्ली में क्या, चार्ली के बारे में क्या लिखा गया था कि सैम हैज़ फाउंड एंड रीच्ड टू द थर्ड लेवल, यानी सैम कह रहा है कि उसने जो लेटर दिया, सैम ने चार्ली को जो लेटर दिया उसमें ये कहा गया है कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ, आप कहेंगे सर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि मतलब थर्ड लेवल पे। वो कहाँ पहुँच गया, थर्ड लेवल पे पहुँच गया है। जो बच्चे स्टोरी पढ़े उन्हीं को ये बातें भाई समझ में आएंगी। ठीक है, ही इज स्टेइंग देयर, और अगर स्टोरी नहीं पढ़ा तो रट लो, ही इज स्टेइंग देयर, वो वहाँ रह रहा है। इन गेल्सबर्ग, वो कहाँ रह रहा है बच्चे, गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग हाईलाइट करना है। सिंस लास्ट 2 वीक्स, यानी कि वो पिछले 2 सप्ताह से बच्चे गेल्सबर्ग में रह रहा है। आगे, एंड वॉचिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन्स टू चार्ली, और उसके बाद वो कई सारी चीज़ों को वहाँ देख रहा है और फिर चार्ली को अपने लेटर के जरिए एक्सप्लेन करता है। ही इन्वाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ, यानी कि वो चार्ली और उसकी वाइफ को अपने लेटर में इन्वाइट करता है। ठीक है बच्चे, आगे उसकी वाइफ का क्या नाम होता है, लूसिया। ठीक है, एंड मोटिवेट्स देम टू कंटिन्यू दियर सर्च ऑफ द थर्ड लेवल, और वो कह रहा है कि मतलब थर्ड लेवल के बारे में तुम लोग अपना खोज जारी रखो, क्योंकि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, तो तुम लोग भी यहाँ पे आ जाओ। ठीक है बच्चे, चलिए हो गया, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, यही पढ़ लेना, कुछ नहीं पढ़े हो तो, है ना, और अगर पढ़े भी हो तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट, वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली दोबारा थर्ड लेवल क्यों नहीं पा सका। सिंपल सा इसका आंसर है, क्योंकि वो एक्चुअल में थर्ड लेवल था ही नहीं, तो भाई उसको कहाँ से मिलेगा। तो इसका सिंपल सा ये आंसर है। व्हेन ही रिटर्न टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लौट आया दोबारा, ही कुड नॉट फाइंड द कॉरिडोर, यानी कि वो दोबारा उस गलियारे को नहीं पा सका, उस कॉरिडोर को दोबारा नहीं पा सका जो थर्ड लेवल को जाता था। ही कुड नॉट गो बैक, यानी कि वो वापस नहीं जा सका लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, एज हिज वाइफ वॉज टू वरीड अबाउट हिम, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी उसके बारे में बहुत चिंता करने लगी थी, तो इस वजह से वो दोबारा वहां जाने की कोशिश नहीं करता कि यार जब मेरे बीवी बच्चों को तकलीफ हो रहा है तो फिर मैं क्यों ही जाऊं। ठीक है, आगे, मोर ओवर ही हिमसेल्फ हैड स्टॉप्ड लुकिंग फॉर इट आफ्टर सम टाइम, और उसके कुछ दिन के बाद वो खुद ही क्या करता है, उसकी खोज को बंद कर देता है। ठीक है, चलिए, या आप इसी में कहीं लिख देना, बिकॉज द एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, यानी कि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि थर्ड लेवल वाज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट देयर, कि वहाँ पे वो एक्चुअल में वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था थर्ड लेवल, तो भाई दोबारा से वो पाएगा कहाँ से। ठीक है, सिंपल सा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6, हु आर द टाइगर किंग, सेकंड चैप्टर से, हु आर द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था और उसका नाम कैसे पड़ा। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी बच्चे प्रतिबंधपुरम का महाराजा, इज नोन एज टाइगर किंग, किसके नाम से जाना जाता है बच्चे, टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। अब ये आंसर बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि बच्चे इसमें पूरा हमें डिटेल में बताना पड़ेगा कि उसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ पे है हाउ वाज ही नेम्ड इट, उसका ये नाम कैसे पड़ा था।
तो द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, यानी टाइगर किंग को ये नाम कैसे मिलता है? एज टाइगर डोमिनेट हिज मिशन एंड लाइफ, क्योंकि टाइगर्स ही हैं जो उनके मिशन और लाइफ को डोमिनेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? इस स्टोरी में जो टाइगर्स ही हैं वो उसके लाइफ को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में 99 टाइगर्स यानी 99 बाघों को मारता है। तो यानी टाइगर्स ही उसकी लाइफ को क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, यानी एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया, क्या बताया? कि दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ये टाइगर, की जो उसकी मौत होगी वो किसके द्वारा होगी बच्चे? एक टाइगर के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? टाइगर को। ये वाला घोल घाल के पी के चले जाना बच्चा, ये 1-2 क्वेश्चन जो बता रहा हूं ये कंफर्म है, कंफर्म है कि ये आएगा। ये प्रेडिक्शन वाला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 100%। देखिए मैं 20 इस वजह से निकाल के लाया हूँ क्योंकि बच्चे 2 ही आता है। कितना आता है? 2 ही आपको लिखना होता है। तो मुझे इतना तो भरोसा है कि मेरे 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में मैच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो उसकी मौत होगी वो किसके द्वारा आएगी? यानी किसके द्वारा होगी? एक बाघ के द्वारा होगी। ही टोल्ड द महाराजा, यानी उसने महाराजा को बताया कि ही वुड किल 99 टाइगर्स, ही वुड किल 99 टाइगर्स, यानी कि वो 99 टाइगर्स को मार देगा। बट ही वुड बी वेरी केयरफुल, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। किससे? विथ द 100 टाइगर, यानी कि 100वें बाघ से। और बच्चे ये जो 100वां बाघ होता है ये एक्चुअल में कोई वो नेचुरल बाघ नहीं होता, आर्टिफिशियल बाघ है ना, लकड़ी का बाघ होता है, उससे मरता है। सोचो जो असली बाघ थे 99 को मार दिया था इसने, 100वें को भी ऑलमोस्ट मार दिया था लेकिन वो बच गया था। तो 100वां बाघ जो था जिसकी वजह से इसकी मौत हुई थी वो लकड़ी का बाघ था, और वो लकड़ी का बाघ था तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं ना, पैंच लगी थी, है ना। पैंच मतलब गाँव में फैंच का लग रहा भैया, फैंच। और वो फैंच उसके हाथ में जो है वो चुभ गई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया था और इस वजह से वो मर जाता है। ठीक है, द 100 टाइगर कॉस्ट हिज डेथ, यानी कि जो 100 टाइगर है वो उसकी मौत का कारण बनेगा, इस वजह से उसका ये नाम पड़ा था द टाइगर किंग। तो यानी ये पूरी कहानी हमें बतानी पड़ी कि उसका नाम कैसे पड़ता है। तो इस वजह से बच्चे ये शॉर्ट आंसर है बट ये लॉन्ग की तरह लग रहा है क्योंकि इसमें हमें पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। तो सिंपल सा हम कहेंगे अगर बना के लिखना हो कि द किंग ऑफ या द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, है ना, जो महाराजा होते प्रतिबंधपुरम का वाज द टाइगर किंग, वो टाइगर किंग थे, है ना। उनको टाइगर किंग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था उनको? इस ऐसा नाम इस वजह से दिया जाता है बिकॉज द टाइगर्स डोमिनेट्स हिज लाइफ, यानी कि टाइगर्स उसके मिशन और लाइफ को क्या करते हैं बच्चे? डोमिनेट करते हैं। और उसके बाद में वही कि वो अपनी लाइफ में कितने 100 बाघों को लगभग मारेगा, 99 को तो मार डालेगा लेकिन 100वें से तो उसको सावधान रहना चाहिए क्योंकि जो 100वां बाघ होगा वही उसके मौत का कारण बनेगा। तो 100वां उसके मौत का कारण बनता है, इसी वजह से क्या होता है बच्चे? वो उसको नाम दिया जाता है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रेडिक्शन, बच्चे इन सभी में अगर टॉप 5 निकालना हो तो बच्चे उसमें सबसे पहला रैंक इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, या बच्चे ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से अबाउट द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के बारे में क्या कहा। ठीक है, चलिए तो व्हाट प्रेडिक्शन, तो द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टर, यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की कि द न्यूली बोर्न प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ द हीरोज। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बच्चे, सॉरी 5 में से जो टॉप 1 पे आएगा वो ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन टॉप पहले पे ये वाला आएगा। व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, क्योंकि यहाँ पे पूछा है जन्म के समय, है ना, तो जन्म के समय क्या प्रेडिक्शन हुआ था, तो ये ध्यान दे लेना। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, यानी एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी की कि दैट द न्यूली बॉर्न प्रिंस, यानी कि जो नया जन्मा राजकुमार है वो क्या बनेगा, यानी हीरो ऑफ द हीरोज, मतलब हीरो का भी हीरो बनेगा, बहादुरों का भी बहादुर बनेगा, यानी ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड ग्रेट वॉरियर, और एक महान योद्धा बनेगा। और फिर उसके बाद क्या है कि ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड, उसने ये भी भविष्यवाणी की कि द बेबी वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। आवर ऑफ द बुल मतलब होता है बच्चे वृषभ राशि में, जो बच्चा है वो वृषभ राशि में पैदा हुआ है। वृषभ मतलब आप जानते हैं बैल, है ना, तो वृषभ राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर वर इनेमीज, तो क्या कह रहा है कि जो बुल है और टाइगर क्या है, इनेमीज है। तो जो देयरफॉर ही वुड डाई, यानी कि वो मरेगा बिकॉज ऑफ द टाइगर, यानी कि उसकी जो मौत होगी वो एक टाइगर के द्वारा ही होगी। ठीक है बच्चे, चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिए इसको। ठीक है, और ये नहीं स्क्रीनशॉट लिया फिर कल तैयार किया, आज के आज अभी के अभी क्लास के बाद रिवीजन करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट
व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी? बच्चे ये क्वेश्चन आप खुद से पढ़ेंगे, वही हीरो ऑफ द हीरोज, ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड ग्रेट वॉरियर, न्यूली बोर्न प्रिंसेस, यानी कि बच्चे वो सेम व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी, यानी कि बस ये आप लिख देंगे द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी, ये आप अपनी तरफ से जोड़ देंगे, बाकी सारा आंसर आप यही लिख देंगे बस। देखिए यही सेम चीज, ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड द बेबी वॉज बॉर्न इन, ये फिर ब्रेवेस्ट ग्रेट वॉरियर है ना, यही सेम इसमें लिखा है, प्रेडिक्टेड दैट द न्यूली बोर्न प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ द हीरोज, यही सारा मैंने इसमें करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे ये भी है, यानी कि जो ऑथर है वो अंटार्कटिका कैसे पहुंचता है? तो द ऑथर ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार एंड एरोप्लेन एंड ए शिप, यानी कि जो ऑथर है वो लगभग 100 घंटों से ज़्यादा यात्रा करता है ना। वो 100 घंटे कैसे यात्रा करता है? कार से यात्रा करता है, एरोप्लेन से और शिप से, क्योंकि उसे बच्चे अंटार्कटिका जाना था, तो वैसे ये नहीं कि बाइक लिया और पहुंच गए, ऐसा नहीं है, तो इसलिए उसको कार, एरोप्लेन और शिप के कॉम्बिनेशन से जाना पड़ता है, यानी कुछ दूरी शिप से तय करता है, कुछ एरोप्लेन से तो कुछ कार से। इन दिस वे सी रीच्ड अंटार्कटिका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका, यानी कौन सा वंडर, कौन सा आश्चर्य उसने रियलाइज किया? बच्चे ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। मेरा काम बच्चे आपको क्वेश्चंस देना है ना, ये 20 तैयार करके चले जाओ, ठीक है। अब इसमें मैं 20 में भी ट्रिक बताने लग जाऊं तो फिर तो बच्चे फिर किसी काम के नहीं हो, ठीक है, इतना समझ लो। चलिए, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो चीफ एम था यानी मुख्य एम था वो हाई स्कूल के बच्चों के लिए था। हाई स्कूल के बच्चों को कहाँ अंटार्कटिका भेजना और वहाँ उसके बारे में, वहाँ के एरिया के बारे में, यानी देश दुनिया की कहते हैं शुरुआत अंटार्कटिका से ही होती है, तो वहाँ पे जाके समझना और वहाँ की चीज़ों को बच्चे क्या करना, देखना और ऑब्जर्व करना, ठीक है। चलिए, द चीफ एम ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था, आइस स्टूडेंट ऑन आइस का जो मेन उद्देश्य था, टू डू एग्जैक्टली बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यानी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाकर क्या करना है, एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि क्या दिखाना बच्चे, जहाँ पे पृथ्वी का अंत होता है वहाँ पे ले जाके बच्चों को दिखाना है ना। फिर क्या है, एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी और उनको प्रोवाइड करना है ना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या होता है बच्चे, एजुकेशनल मौके है ना, मतलब शैक्षिक मौके, विच विल हेल्प देम फोस्टर इन न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, जहाँ पे वो जाके सीखेंगे कि हमारी पृथ्वी कितना कुछ सहती है, कितना कुछ देखती है, यानी एक कह सकते हैं हमारे इस नेचर का रिस्पेक्ट करना बच्चे कहाँ पे सीखेंगे, आप कहेंगे सर अंटार्कटिका में। तो ये किसको प्रोवाइड किया जाता है, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को। तो ये हाई स्कूल बच्चे आप क्या कर देंगे, आप कहेंगे सर इसको हमें हाईलाइट कर देना है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इसको बच्चे हाईलाइट कर देना है। अब बच्चे अगर मैं इसको याद कराऊं तो नहीं याद होगा, मुझे पता है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इस 20 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। रीजन क्या है, ध्यान देना, अगर मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता, एक एक चीज पूरा स्टोरी समझाता, फिर ये कराता, तो आपको बेशक आराम से समझ में आता। लेकिन बच्चे अब चूंकि पूरा सारा मिक्स लेके आया हूं तो इस वजह से ये आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे स्टोरी पढ़े हैं भाई उनको तो एक बार में उनका ये रिवाइज हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज सदाओ, यानी चैप्टर नंबर 4, ये याद कर लेना भैया, पहला चैप्टर सप्लीमेंट्री का, दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और सबसे लास्ट वाला ये कंफर्म है, इसी में से आ जाएगा। तो बच्चे ये तो मैं आपको जो क्लास दे रहा हूँ ये आपको पढ़ना है, और प्लस अगर आपके पास टाइम बचता है, मतलब इन क्वेश्चंस को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ के जाना है। मैं ये नहीं कह रहा केवल इन्हीं को पढ़ के जाना है, हालांकि अगर आप नहीं कर सकते तो आपके लिए सही है बच्चे, अपने रिस्क पे मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हाँ ये सही है, बट आप समझ सकते हैं कि वहाँ पेपर मैं नहीं बना रहा, मैं ये सारा चीज़ एनालिसिस करके लाया हूँ। अगर आपके पास समय बचता है तो आप सिलेबस को एक बार जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे, बट ये कंफर्म कह सकता हूँ कि इन चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, है ना। और बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, सातवां हो गया, उनको आप थोड़ा कम कम भी पढ़ के जाए, यानी 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे तो फिर समझो आपका कंफर्म इसके बाहर नहीं जाएगा। यानी थोड़ा थोड़ा इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी जो और चैप्टर मैंने बताए हैं उसमें से आपको बस 2-2, 3-3 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, सफिशियंट है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हु वाज सदाओ, सदाओ कौन था? तो डॉक्टर सदाओ होकी वाज ए फेमस जापानीज सर्जन, इसको बच्चे हाईलाइट करना है कि जो सदाओ था वो क्या था, एक फेमस जापानीज सर्जन था, ठीक है, एंड साइंटिस्ट, और क्या था बच्चे, साइंटिस्ट था। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, तो बच्चे फिर है क्या, ही
कंप्लीटेड ही स्टडी ऑफ मेडिसिन इन अमेरिका, यानी उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बच्चे कहाँ से की, आप कहेंगे सर अमेरिका से। ही लिव्ड इन ए हाउस, क्योंकि भाई हाउस के बारे में पूछा है, तो ही लिव्ड इन ए हाउस विच वाज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट, यानी कि उसका घर बच्चे कहाँ पे किसके किनारे था, आप कहेंगे सर जापानीज कोस्ट के पास में था। द हाउस वाज सराउंडेड बाई पाइन ट्रीज, यानी कि जो उसका घर था वो पाइन ट्रीज मतलब चीड़ के पेड़ से बिल्कुल उधर घिरा हुआ था, यानी कि चीड़ के पेड़ों के बीच में था। क्लियर, देख लिए, एक बार देखा, तैयार। वाई वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका, यानी सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया, एंड वाई वॉज लेटर केप्ट इन जापान, और उसे बाद में जापान क्यों बुलाया जाता है। तो बच्चे जापान बुलाने का एक मेन रीजन ये भी था क्योंकि उसके पिता बहुत बड़े पैट्रियट थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, तो वो चाहते थे कि उनका बेटा उनके खुद की कंट्री की क्या करे, सेवा करे, है ना। एक रीजन ये भी था, और दूसरा रीजन इसमें मैंने लिखा है ना। आप इसी में चाहे लिख देना, बिकॉज हिज फादर वाज ए ग्रेट पैट्रियट, है ना, एंड ही वांटेड टू सर्व हिज ओन कंट्री, और वो अपने बेटे से अपने देश की सेवा, मतलब अपने देश की सेवा कराना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने जापान में बुलाया। बट दूसरा रीजन ये भी था, सदाओ हैड बीन सेंट टू अमेरिका, यानी सदाओ को अमेरिका भेजा गया टू लर्न सर्जरी, यानी कि वही सर्जरी एंड मेडिसिन, मतलब सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए। सदाओ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, यानी कि अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सभी लोग को, जो युद्ध चल रहे थे तो सभी लोगों को, यानी सेना की टुकड़ियों को, डॉक्टर्स को भेजा जा रहा था, यानी कि जो घायल सैनिक थे उनकी मदद करने के लिए, लेकिन इनको नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? ही न्यू दैट देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल, ये जो मेन है, द ओल्ड जनरल मतलब जो बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे युद्ध के समय, तो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत थी, है ना, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, और उनका ट्रीटमेंट केवल सदाओ ही कर सकता था, बिकॉज वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर था। ठीक है, तो देख लिया। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, यानी कि डॉक्टर सदाओ ने व्हाइट मैन को, यानी कि जो अमेरिकन सोल्जर था, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया। तो सदाओ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स, यानी कि उसने क्या किया कि सबसे पहले अमेरिकन सोल्जर की बॉडी से बुलेट निकाला, यानी जो उसको गोली लगी थी वो निकाला। ये जापानीज था, और ये क्या था, जो अमेरिकन सैनिक था, यानी सोल्जर था, वो तो भैया उसका दुश्मन था, और वो क्या था, जापानीज था, यानी उसका दुश्मन होते हुए भी वो उसकी गोली निकालता है। अब बच्चे अगर थोड़ी थोड़ी करके स्टोरी बताऊंगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इस वजह से अगर स्टोरी सुने तो पूरा सुने, अदरवाइज ना सुने, तो स्टोरी बताने भर का टाइम नहीं है। द सोल्जर वाज गिवन एनेस्थेटिक, यानी कि उसे क्या करता है, यानी कि बेहोशी की दवा देता है। एनेस्थेटिक मतलब क्या होता है, या एनेस्थेसिया कह सकते हैं, कि उसे बेहोशी की दवा दी जाती है। डॉक्टर सदाओ फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट विथ सम हार्ड ऑब्जेक्ट, इट वाज ए बुलेट, यानी कि उसने देखा कि उसके अंदर क्या था, एक बुलेट था, और डॉक्टर सदाओ टूक आउट द बुलेट विथ क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, और उसको वो बड़ी साफ सफाई से, बड़ी आसानी से, बड़ी सावधानी से वो उसको निकाल देता है। ठीक है बच्चे, चलिए 14 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट, हु वाज हना, ये बच्चे मान के चलो ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक राज की बात बता रहा हूँ कि पिछली बार बच्चे ये वाला क्वेश्चन आया था, सदाओ कौन था। तो इस बार मेरा मन कह रहा है कि इस क्वेश्चन आने की भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। हु वाज हना, इसके आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो हना वाज ए ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल, ऐसे इसको हाईलाइट कर देंगे। क्या थी ये बच्चे, ये जापानीज गर्ल थी, है ना। और फिर क्या होता है, दे मेट वाइल बोथ वर स्टडिंग, मतलब वे लोग कब मिलते हैं, जब क्या होता है, यानी कि अमेरिका में वो एक साथ पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो जब वो अमेरिका में एक साथ पढ़ रहे होते हैं तो वो जाते हैं, एक प्रोफेसर के घर पे डिनर पार्टी होती है, तो डिनर की पार्टी में दोनों लोग जाते हैं। कौन कौन, आप कहेंगे सर सदाओ और उसकी वाइफ हना। तो दोनों को एक दूसरे से लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहली बार में ही दोनों को क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। लेकिन वो शादी नहीं करते क्योंकि उस डॉक्टर को, जो डॉक्टर सदाओ था, उसको डर लगता है ना, फैमिली का। बट बाद में फैमिली यानी परिवार को वो मना के फिर वो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। यही है स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बच्चे इसमें आपको बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी सी स्टोरी बता दी। वे कहाँ मिलते हैं बच्चे, पढ़ाई के दौरान। कहाँ मिलते हैं, पढ़ाई के दौरान। कहाँ मिलते हैं, अमेरिका में। और एट ये डिनर पार्टी में, इन एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, मतलब जो अमेरिका के जो प्रोफेसर थे, अमेरिका में जो प्रोफेसर थे, मतलब जो टीचर थे, उनके घर पे मिलते हैं डिनर पार्टी में। दे लाइक्ड ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। एंड लेटर गॉट मैरिड, और बाद में शादी कर लेते हैं। कहाँ पे, इन जापान में शादी कर लेते हैं। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर। चलिए,
व्हाट इज द जनरल प्रॉमिस टू डॉक्टर सदाओ, यानी कि जनरल ने डॉक्टर सदाओ से क्या प्रॉमिस किया, यानी भाई वो अमेरिकन सोल्जर उसके घर पे आ गया था। अमेरिकन सोल्जर जब उसके घर पे आया तो उसको डर लग रहा था कि कल को चल के मैं पकड़ा जाऊं तो लोग मुझे देशद्रोही ना कहें, तो इसलिए उसने अपनी प्रॉब्लम किससे बता दी थी, डॉक्टर सदाओ ने जनरल से बता दी थी। तो जनरल ने उसे वादा किया तुम डरो ना, हम अपने कुछ जो स्पेशल हमारे जो एसेंस लोग हैं, एसेंस मतलब जो हमारे स्टाफ में जो हमारे और फोर्स के लोग हैं, हम उनको भेज देंगे और उसको मरवा देंगे, है ना, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन ना करो। तो ऐसा उसने प्रॉमिस क्या करता है जनरल, बट बाद में वो उसको भेजता नहीं है, भूल जाता है। तो जनरल प्रॉमिस टू डॉक्टर सदाओ, यानी कि जनरल डॉक्टर सदाओ से प्रॉमिस करता है कि दैट ही वुड नॉट लेट हिम कम इन ट्रबल, यानी कि वो उसके पास कोई समस्या नहीं आने देगा, है ना, उसे मुसीबत नहीं आने देगा। ही विल सेंड प्राइवेट एसेंस, यानी कि जो उसके प्राइवेट एसेंस थे, यानी कि जो उसके कह सकते हैं जो उसके बॉडीगार्ड, जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे, वो उनको भेज देगा, है ना, कहाँ, टू सदाओज होम, यानी कि सदाओ के घर पे। एंड दे विल किल द अमेरिकन सोल्जर, और वो उस अमेरिकन सोल्जर को मार डालेंगे। भाई जब उसको मार डालेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट इन एक्चुअली assassins had never come, और वो बेचारे कभी उनको भेजा ही नहीं जाता क्योंकि वो भूल जाता है भेजने के लिए। एंड सदाओ हिमसेल्फ मैनेज टू गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम, और उसके बाद में क्या होता है सदाओ, बच्चे इसको हम चाहें तो थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, बट यहाँ तक का लिख देते हैं, इसको काट देते हैं, आपके लिए थोड़ी सी मैंने सुविधा कर दी, इसको काट देते हैं क्योंकि बस इतना पूछता है कि उसके बाद क्या होता है। तो वो उसके बाद, अच्छा बच्चे चलो लिख दो यार, ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा छोटा सा ही लिख दो कि उसके बाद सदाओ खुद से मैनेज करता है ना, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए वो खुद से मैनेज करता है। ठीक, चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा बच्चे, क्योंकि आपको इसके बाद भी खुद से रिवीजन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे, हाउ डिड डेयरी कम इनटू हिज लाइफ, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना बच्चे कि मिस्टर लैम कौन थे। ये सेकंड चैप्टर का, मतलब इसके बाद वाले चैप्टर का है, जो हु इज द एनिमी ऑफ हुम इन द एनिमी, मतलब द एनिमी में कौन किसका दुश्मन है, छोटा सा है, आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट डिड जिटकाला सा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वॉज कट, यानी कि जब उसके लंबे बड़े बाल काटे गए तो जिटकाला सा का उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था, या ऐसे दे सकता है डिस्क्राइब जिटकाला साज एक्सपीरियंस वाइल हर हेयर कटिंग, ऐसे हो सकता है, या ऐसे डिस्क्राइब जिटकाला साज फीलिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। चलिए, तो जिटकाला सा फेल्ट रेदर एंग्विश्ड, यानी वो बहुत ज़्यादा होपलेस महसूस कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा निराशा महसूस कर रही थी। एंड इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मतलब होता है क्रोधित महसूस कर रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी क्योंकि उसको वहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं था। एंड हर लॉन्ग हेयर वॉज कट, सी लॉस्ट हर स्पिरिट, उसने अपना स्पिरिट खो दिया, है ना, मतलब कह सकते हैं उसने अपनी होश गंवा दी, अपनी होश गंवा दी उसने। फिर क्या होता है एंड फेल्ट एज हेल्पलेस एज पपेट, और एक पपेट की तरह, किसकी तरह बच्चे, एक पपेट मतलब एक कठपुतली की तरह वो अपने आप को महसूस कर रही थी। सी फेल्ट दैट सी हैड लॉस्ट हर डिस्टिंक्ट कल्चर रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिटी, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपनी जो वहाँ के जहाँ पे वो लोग रहते थे, यानी कि वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ पे उसकी मम्मी ने उसको ये बताया था कि जो बाल होते हैं ये किसी भी इंसान का आइडेंटिटी होते हैं, है ना, तो इस बाल को हमें कभी भी, मतलब एक लड़की को बाल नहीं कटवाना चाहिए, बट इसके साथ उल्टा हो रहा था, ज़बरदस्ती इसका बाल काटा जाता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है ना, और अपना होश गंवा बैठती है लगभग। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने 20 कहा था, ये एक 19 क्वेश्चन ही मैंने दिए हैं, यानी एक भी कम, इसमें भी मैंने कंजूसी कर दी क्योंकि बच्चे मुझे पता है अब 20 में जबरदस्ती कोई अपनी तरफ से नहीं डाल सकता था। हाँ, हालांकि प्रीवियस ईयर में बहुत आए हैं, बट ये 19 क्वेश्चन सबसे टॉप क्लास के क्वेश्चन है, टॉप क्लास के। और बच्चे मेरा वादा है इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो बात अलग है कि कुछ लैंग्वेज चेंज करके आ जाए, डिट्टो सेम लैंग्वेज ना मिले, हो सकता है डिट्टो भी मिल सकता है, बट हो सकता है थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज हो जाए बस, लेकिन बच्चे क्वेश्चन इसमें से आएगा, ये बात तय है, ये मेरा वादा है आपसे। तो भले मैंने आपको इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, मेरा बस इतना इंटेंशन था कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं। ठीक है बच्चे, तो ये तो था सप्लीमेंट्री का क्लास। अभी मैंने कहा था मैं आपको कुछ और क्लासेस बताऊंगा कि बस आप 3-4 घंटे ही पढ़ के कैसे अपना बढ़िया सा स्कोर कर पाएंगे। बच्चे ध्यान देना, हमारे इस क्लास से लगभग अगर देखें तो 4 + 4 और +7 यानी कि 15 नंबर हमारे इस क्लास से हो जाएगा। रीजन क्या है,
4 + 4 यानी 2 आएगा शॉर्ट और 1 आएगा लॉन्ग। तो लॉन्ग कैसे बनता है, अगर स्टोरी पता है तो शॉर्ट से लॉन्ग बनता है। और लॉन्ग में बच्चे आप क्या करेंगे, चैप्टर का नाम मेंशन करेंगे और उसके जो ऑथर है, राइटर है, उनका नाम मेंशन करेंगे। तो 15 ये हो जाएगा। फिर बच्चे एक वीडियो मैंने कंप्लीट प्रोज की करा रखी है बच्चे, वो बहुत तगड़ी क्लास है, वो इससे भी तगड़ी क्लास है, वो थोड़ी बड़ी है। आप 2x पे सारे क्लासेस को आप 2x पे देखते चले जाना। तो बच्चे उसमें से भी आपको 4 + 4 + 7 यानी कि 15 मार्क्स आपके कैरी करेंगे। तो 15 कितना हो गया बच्चे, आप कहेंगे सर 30 हो गया। फिर उसके बाद बच्चे एक क्लास मैंने आपके लिए वोकैब की डाली है। किसकी क्लास बच्चे, वोकैब की क्लास, ठीक है। तो ये 15 दूना 30 और बच्चे ये 13 यानी कि 43 नंबर यानी 43। ये तो मैंने आपको केवल 3 वीडियो में ही बताया। उसके बाद भी मेरे और भी क्लासेस पढ़े हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का क्लास है, सिंथेसिस का क्लास है और कई क्लास। बट बच्चे केवल और केवल लगभग आप अगर 2x पे पढ़ते हैं तो सारे क्लास लगभग आपके 2 से ढाई घंटे में आपके ये 43 मार्क्स। अच्छा सॉरी बच्चे, एक तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने तुमको बताया ही नहीं, एक क्लास बच्चे मैंने तुम्हें लेटर टू द एडिटर यानी लेटर लिखने की ट्रिक बताई है। बच्चे कंफर्म है कि वही एक लेटर तैयार करके चले जाओ, उसी तरह से बिल्कुल लिख के चले आना, उसी तरह से बिल्कुल, थोड़ा सा उसमें 2-4% का चेंज है, केवल वही। तो बच्चे 43 और 10 53 यानी 53 मार्क्स मेरे लगभग बच्चे 3 घंटे की क्लास से आपके आ जाएंगे। 3 घंटे अगर आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ लेते हैं, आज की रात बैठ के मेहनत करके पढ़ लेते हैं बच्चे, तो 53 मार्क्स मेरे केवल 4 क्लासेस से आपको मिलने वाले। और बच्चे ये नहीं कि मैं कहीं भागने जा रहा हूं, मैंने आपको बता दिया बच्चे, कल आप शाम को आना इतने टाइम, फिर हम लोग बैठेंगे कि वीडियो पे मैं एनालिसिस कराऊंगा कि देखो बच्चे मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया है ना, और ना आया तो आप खुद ही बताना कि सर आपका पढ़ाया हुआ एक को नहीं आया। लेटर बता रहा हूँ बच्चे, गारंटी है। उसके बाद में प्रोज सप्लीमेंट्री गारंटी है, वोकैब में भी गारंटी है, लेकिन तुम्हें पता है वोकैब एक ऐसी चीज है जो थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन उसमें बदल सकता है, बट ये जो बाकी चीजें मैंने बताई उसमें से बच्चे नहीं बदलेगा। तो ये मेरी 4 क्लासेस देख लेना, कौन कौन सी, कंप्लीट प्रोज की क्लास मेरे यूट्यूब के उसमें पढ़ा बच्चे, तो कंप्लीट प्रोज की क्लास, और सब में क्लास 12th लिखा है, तो कंप्लीट प्रोज की क्लास, सप्लीमेंट्री की जो ये तो है ही है। उसके बाद में आप किसका देखेंगे बच्चे, कंप्लीट वोकैबुलरी की क्लास यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा, और उसके बाद में लेटर वाली क्लास। तो ये 4 क्लास बच्चे देख के चले जाना, ये मैं वादा करता हूँ कि फोड़ के चले आओगे बच्चे, ठीक है बच्चे। तो एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, तबाही मचा देना। तो ये बच्चे आज हमारी आखिरी क्लास है, क्योंकि अब सुबह आपको पेपर देना है, बट मेरी ये आखिरी है, आपको मेरे वो 4 क्लासेस देखने नहीं भूलने हैं, ठीक है बच्चे। चलिए।